दोस्तों, आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम शब्द देखें समापवर्त्य या समापवर्तक। क्या समापवर्त्य एक शब्द तो ये है, दूसरा शब्द है समापवर्तक, तीसरा शब्द है लघुत्तम और चौथा शब्द है महत्तम। ठीक है, हम इन शब्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन शब्दों को समझेंगे। शब्दों को समझने के बाद में इन शब्दों का अर्थ समझेंगे। अर्थ समझने के बाद में इन शब्दों को समझेंगे और इनके माध्यम से इन पर बनने वाले विभिन्न प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम शब्द समझें। एक शब्द देखते हैं समापवर्तक। क्या समापवर्तक? देखो, समापवर्तक शब्द देखने से पहले हम शब्द देखेंगे अपवर्तक। क्या अपवर्तक? क्या शब्द देखेंगे? अपवर्तक। देखो, समापवर्तक अपवर्तक से बनाएं। किससे बनाएं? अपवर्तक से बनाएं। और समापवर्तक, देखो समापवर्तक में है क्या? एक शब्द तो मिला है सम और दूसरा शब्द मिला है अपवर्तक। क्या शब्द मिला है? एक शब्द मिला है सम, दूसरा शब्द मिला है अपवर्तक, और इन दोनों को मिला करके बनाएं समापवर्तक। ठीक है, सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ होता है समान, और अपवर्तक का अर्थ होता है अपवर्तक या गुणनखंड। क्या? अपवर्तक या गुणनखंड। अब ये अपवर्तक शब्द जुड़ता है महत्तम के साथ में, और अपवर्त्य शब्द जुड़ता है लघुत्तम के साथ में। जैसे ही महत्तम के साथ में जुड़ेगा अपवर्तक, महत्तम के साथ में जैसे ही समापवर्तक शब्द जुड़ेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा वह समान गुणनखंड। महत्तम का मतलब बड़ा, वह बड़े से बड़ा समान गुणनखंड जो दो या दो से अधिक संख्याओं में समान हो, ये इसका अर्थ बनेगा। उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले हम अपवर्तक की परिभाषा देखते हैं। अपवर्तक की परिभाषा लिखेंगे तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। अपवर्तक की परिभाषा में लिखें कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। देखो, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। कहने का मतलब है
मान लो कोई संख्या है जैसे 2, ठीक है। अब ये 2 संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगी वह इस 2 का अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे ये 2 1 से भी विभाजित होता है और ये 2 2 से भी विभाजित होता है, तो 2 की अपवर्तक 1 और 2 होंगी। 2 की अपवर्तक 1 और 2 होंगी। जैसे ये तो होगी कोई संख्या, ये तो हो गई कोई संख्या, और ये इधर वाली क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? और संख्या है, और एग्जाम्पल देखें। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कोई संख्या ली हमने 4, ठीक है। कोई संख्या है क्या है? 4। किस किस से विभाजित होती है? 4 1 से भी विभाजित होती है, 4 2 से विभाजित होती है, 4 4 से विभाजित होती है। तो जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है, 1 से 2 से 4 से, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। ये जो संख्याएं हैं उस संख्या का मतलब इस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे कोई तीसरी एग्जाम्पल लें, 6। ये 6 एक संख्या है, कोई संख्या है ये 6। इसकी देखो उन संख्याओं को देखते हैं जिससे ये विभाजित होती है। जैसे 1 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है। तो जिन जिन संख्याओं से ये विभाजित होती है, जैसे 1 2 3 6 पूरी तरह विभाजित होती है, ये जो संख्याएं हैं इस वाली संख्या की 6 की अपवर्तक कहलाएंगी। कौन कौन सी संख्या अपवर्तक कहलाएंगी? 1 2 3 और 6। जैसे कोई और एग्जाम्पल लें, 8। 8 कोई संख्या है, इस 8 की को विभाजित करने वाली संख्याएं जैसे 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये जो संख्याएं हैं 8, इस वाली 8 की अपवर्तक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपवर्तक कहलाएंगी। अपवर्तक आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कोई और संख्या भी लें, जैसे मान लो 10 ले लें, तो 10 की को विभाजित करने वाली अपवर्तक संख्याएं 1, 2, 5 और 10 होंगी। इस प्रकार हम कोई भी संख्या लेते हैं, उस संख्या के यदि हम अपवर्तक निकालें तो उस संख्या से हमेशा ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ 8 एक संख्या है, 8 के अपवर्तक क्या हो गया? 1 2 3 4, मतलब 1 2 4 और 8, ये टोटल अपवर्तक हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो हमारे समझ में लगभग अपवर्तक आ गया होगा। अब अपवर्तक के बाद में क्या देखते हैं? समापवर्तक। क्या देखेंगे? समापवर्तक। तो समापवर्तक की परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक समान होते हैं तो वे अपवर्तक संख्याएं समापवर्तक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समापवर्तक कहलाती हैं। ये हो गई हमारी समापवर्तक की परिभाषा। जब 2 या अधिक संख्याओं के अपवर्तक समान होते हों तो वे अपवर्तक संख्याएं समान अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे संख्या 2 और 4 के समान अपवर्तक देखें। क्या देखें? इधर देखें, यह अपवर्तक हो गए। इधर देखें, समान अपवर्तक। क्या देखते हैं? इस वाले एग्जाम्पल को चलो मिटा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे, या इसको थोड़ा नीचे लिख लें। 2
1 2, ठीक है। जैसे यहाँ संख्या, ये अपवर्तक हो गया, और इधर देखें समापवर्तक, ठीक है। जब हम समापवर्तक देखेंगे तो संख्या 2 और 4 के, संख्या 2,4 के संख्या 2,4 के समापवर्तक, देखो 2 और 4 के समापवर्तक कौन, इस 2 और 4 के अपवर्तकों को देखेंगे, जो अपवर्तक समान होंगे वो समान अपवर्तक होंगे। जैसे यहाँ समापवर्तक क्या क्या आएगा बताओ, एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा। संख्या 4 और 6 के समापवर्तक देखें, संख्या 4 और 6 के जैसे ही समापवर्तक देखेंगे तो यहाँ समापवर्तक आएंगे 4 और 6 के, एक जो समान है 1 और 2, 1 और 2, और कोई समान तो नहीं है यहाँ, और कोई समान नहीं है। संख्या 6 और 8 के समापवर्तक देखें, संख्या 6,8 के समापवर्तक, संख्या 6 और 8 के जैसे ही समापवर्तक देखते हैं तो यहाँ क्या क्या समान आएगा, देखो 1 और 2, 1 और 2 समान आ रहा है, और कोई समान तो नहीं है, और कोई समान नहीं है। तो यहाँ 6 और 2 के समापवर्तक क्या है, 1 और 2, ठीक है। अब देखो संख्या 2 4 के देख लिए, 4 6 के देख लिए, 6 8 के देख लिए। संख्या 2 और 6 के समापवर्तक देखें, संख्या 2 6 के समापवर्तक, संख्या 2 6 के समापवर्तक देखेंगे तो 1 और 2, 1 और 2। संख्या 4 और 8 के समापवर्तक, बताओ संख्या 4 और 8 के समापवर्तक 1 2 4 होंगे, कितने कितने होंगे, 1 2 4, ठीक है। संख्या 4 और 8 के समापवर्तक 1 2 4 होंगे। अब ये तो हो गए समापवर्तक, देखो अपवर्तक निकालना हो गया, समापवर्तक निकालना हो गया। अब ये कहता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब बड़ा, महत्तम का मतलब बड़ा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब देखो संख्या 2 और 4 के ये तो हो गए समापवर्तक 1 और 2। अगर इसमें महत्तम समापवर्तक देखें, क्या देखें, महत्तम समापवर्तक, तो देखो 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, बड़ा वाला 2, 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक 2, 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक 2, 2 और 6 का महत्तम समापवर्तक 2, 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक 4। ये हो गए आपके महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, आपको अभी थ्योरी लिखाएंगे, पहले इतना नोट करें। देखो ये नोट हो गया, ठीक है, करो नोट। देखो अपवर्तक के कुछ गुणधर्म है, क्या, अपवर्तक के गुणधर्म, इनको जैसे
एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक एक होता है या एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। दूसरा नोटमेंट लगाएं तो प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। किसी संख्या के तीसरा नोटमेंट देखें, किसी संख्या के सभी अपवर्तक किसी संख्या के सभी अपवर्तक या तो संख्या के बराबर होते हैं या तो संख्या के बराबर होते हैं या संख्या से छोटे होते हैं। छोटे होते हैं। एक और नोटमेंट लिखें, किसी संख्या के सभी अपवर्तक या तो संख्या के बराबर होते हैं या संख्या से छोटे होते हैं। एक और नोटमेंट लिखें, किसी दी गई संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित, दूसरे शब्दों में लिखें तो परिमित, निश्चित या परिमित होती है। नोट करो, देखो ये हो गए अपवर्त्य। क्या हो गए? अपवर्त्य। अपवर्त्य को दूसरे शब्दों में गुणनखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो यहाँ सीधे शब्दों में लिख सकते हैं, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। किसी संख्या के सभी गुणनखंड या तो संख्या के बराबर होते हैं या संख्या से छोटे होते हैं। किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है या परिमित होती है। ठीक है, इसको गुणनखंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड, या फैक्टर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखते हैं अपवर्त्य क्या होता है। क्या होता है? ये तो हो गया अपवर्तक। और जब दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्तक निकालते हैं और जो अपवर्तक समान होते हैं उनको बोलते हैं समापवर्तक। अब शब्द देखेंगे अपवर्त्य। क्या देखेंगे शब्द? अपवर्त्य। अपवर्तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपवर्त्य। क्या देखते हैं? अपवर्त्य। क्या देखते हैं? अपवर्त्य। इसको दूसरे शब्दों में गुणन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणन। देखो, जब किसी संख्या में प्राकृत संख्याओं के गुणा करते हैं, जब किसी संख्या में प्राकृत संख्याओं के गुणा करते हैं तो संख्या के अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। जैसे कोई संख्या है 6, यदि हम संख्या 6 के अपवर्त्य देखें तो 6 × 1 बराबर 6, 6 × 2 बराबर 12, 6 × 3 बराबर 18, 6 × 4 बराबर 24,
ठीक इसी प्रकार से हम प्राकृत संख्याओं का गुणा करते जाएंगे और 6 के भिन्न भिन्न हम अपवर्त्यों को ज्ञात करते जाएंगे। जिस प्रकार प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं, अपरिमित होती हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम किसी अपवर्त्य को निकालते हैं, किसी संख्या के अपवर्त्यों को निकालते हैं, तो अपवर्त्यों की संख्या भी हमें अपरिमित या अनंत प्राप्त होती है, अर्थात जो परिमित नहीं होती। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो किसी संख्या में किसी संख्या में प्राकृत संख्याओं कोष्टक में 1, 2, 3 डैश से गुणा करते हैं, किसी संख्या में प्राकृत संख्याओं 1, 2, 3 से गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या के अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। किसी संख्या में प्राकृत संख्याओं 1, 2, 3 डैश आदि से गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या के अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे 4, कोई संख्या ले ली कितनी 4, हमें 4 के अपवर्त्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? 4 के अपवर्त्य। जब हम 4 के अपवर्त्य ज्ञात करेंगे तो अपवर्त्यों की संख्या होगी 4, 4 दूनी 8, 4 गुणा 3, 4 तिया 12, 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 4 गुणा 6, 4 छके 24, 4 गुणा 7, 4 सत्ते 28। देखो, जैसे किसी कोई संख्या ली हमने 4, तो 4 के अपवर्त्यों की संख्या निकाली तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ये कैसे आई? देखो, हम कह रहे थे यहाँ प्राकृत संख्या को गुणा करने पर, देखो ये कैसे आई। 4 में जब 1 से गुणा किया, भाई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है तो 4 आ गया। 4 में जैसे ही 2 से गुणा किया तो 8 आ गया। 4 में जैसे ही 3 से गुणा किया तो 12 आ गया। 4 में जैसे ही 4 से गुणा किया तो 16 आ गया। 4 में जैसे ही 5 से गुणा किया तो 4 पंजे 20 आ गया। 4 में जैसे ही 6 से गुणा किया तो 4 छके 24। 4 में जैसे ही 7 से गुणा किया तो 4 सत्ते 28। और ऐसे ही गुणा करते चलेंगे और हम आगे अपवर्त्यों की संख्या निकालते चलेंगे। ठीक है। अब जैसे हम 5 के अपवर्त्य देखते हैं, क्या 5 के अपवर्त्य देखते हैं, तो 5 के अपवर्त्य आएंगे 5, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नब्बे 45, 5 दाड़े 50, 5 मल्टीप्लाई 11 55। ऐसे ऐसे आगे चलते चलेंगे। ठीक है। जैसे हम 6 के अपवर्त्यों की संख्या ज्ञात करें तो 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे ही आगे चलते चलेंगे। ठीक इसी प्रकार हम 7 से, जैसे 7 के निकालें अपवर्त्य तो 7, 14, 21, 28, 35, 42 आगे चलते चलेंगे। ठीक इसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि
प्राकृत संख्याओं को गुणा करते चलेंगे और आगे निकालते चलेंगे, या हम उसका पहाड़ा पढ़ते चलेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार। ठीक इसी प्रकार जैसे प्राकृत संख्या चलती जाती है, ठीक इसी प्रकार इसके अपवर्त्य चलते जाएंगे। ये हो गए अपवर्त्य। क्या हो गए? अपवर्त्य। आपके समझ में आ गया होगा अपवर्त्य क्या होता है। ठीक है, अपवर्त्य आप नोट कर सकते हैं। देखो, जैसे आप अपवर्त्य नोट करेंगे तो अपवर्त्यों के भी जिस प्रकार अपवर्तक के कुछ विशेष गुणधर्म थे, ठीक इसी प्रकार इन अपवर्त्यों के भी कुछ विशेष गुणधर्म या विशेष निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निकलते हैं? विशेष निष्कर्ष। उन निष्कर्षों को नोट करके लिखेंगे। जैसे सबसे पहले, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। कोई संख्या अपने विशेष अपवर्त्य का अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। कोई संख्या अपने विशेष अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई संख्या अपने प्रत्येक, विशेष कह लो या प्रत्येक कह लो, प्रत्येक मतलब सभी, प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। जैसे कोई संख्या है, मान लो 28 है। ठीक है, तो 28 के जो अपवर्त्य है ना भाई, बड़ी संख्या के छोटे अपवर्तक होंगे, बड़ी संख्या के छोटे अपवर्तक होंगे और छोटी संख्या के बड़े अपवर्त्य होंगे। जैसे ये छोटी संख्या 4, तो या तो 4 अपवर्त्य होगा या 4 से बड़े अपवर्त्य होंगे। और जैसे ये 28 है, 28 से या तो छोटे अपवर्तक होंगे या छोटे अपवर्त्य होंगे। तो इसके जितने भी ये छोटी वाली गुणनखंड हैं, ये सभी क्या होंगे? अपवर्तक होंगे। क्या होंगे? अपवर्तक। तो कोई संख्या अपने सभी अपवर्तकों की अपवर्त्य होती है। क्या होती है? अपवर्त्य होती है। दूसरा इसका नोट पॉइंट देखें तो, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। जैसे किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य संख्या के बराबर होता है। संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। देखो, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। देखो यहाँ देखते हैं, जैसे ये संख्या है, इसके ये सभी अपवर्त्य हैं, तो या तो ये 4 सबसे छोटा 4 होगा जो जाके इसके बराबर है 4 के, या इससे बड़ा होगा। इस संख्या के ये सभी अपवर्तक हैं, प्रत्येक अपवर्त्य सभी अपवर्त्य, तो 5 का अपवर्त्य या तो 5 होगा जो 5 के बराबर है, या 5 से बड़ा होगा। इसी प्रकार 6 देखें तो 6 का कम से कम एक अपवर्त्य ऐसा होगा जो 6 के बराबर होगा। जैसे 6 के बराबर ये है, नहीं तो सभी अपवर्त्य 6 से बड़े होंगे। ये इसी बात को कह रहा है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। या तो बराबर होगा तो ये वाला होगा जो संख्या है वही, नहीं तो इससे बड़ा होगा। ये बात ये कह रहा है। आगे वाली निष्कर्ष देखें, किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या
अपरिमित होती है। देखो ये कह रहा है किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अपरिमित होती है। देखो जैसे अभी बताया था, ऐसे ये 4 है, इसके अपवर्त्य देखें तो इधर अनंत आएंगे। जैसे प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या अनंत होती है भाई, अनंत का गुणा करेंगे, अनंत वाली संख्या को गुणा करते जाएंगे तो अनंत आएंगे, जिसको हम निश्चित नहीं कह सकते, परिमित नहीं कह सकते। तो यही बात ये कह रहा है कि किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अपरिमित होती है, परिमित नहीं होती है। ठीक है, किसी संख्या, आगे नोट पॉइंट में लिख सकते हैं या सीधी परिभाषा में भी लिख दिया है, किसी संख्या में प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पर उसके अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। क्या? अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। ये निष्कर्ष हो गए, आप इनको उतार सकते हैं, नोट करो अभी। ठीक है, आपने अपवर्तक देख लिया और अपवर्त्य देख लिया। क्या देख लिया? अपवर्तक देख लिया और अपवर्त्य देख लिया। अब देखते हैं महत्तम। सबसे पहले अपवर्त्य और अपवर्तक देख लिया, उसके साथ में मैंने समापवर्तक बता दिया। और देखो समापवर्त्य, और देखो क्या, देखो समापवर्त्य। अभी ये आपने बता लिया अपवर्त्य। अब देखें समापवर्त्य, क्या देखते हैं? यही देखें, क्या देखें? समापवर्त्य। यह अपवर्त्य हो गया। इनको थोड़ा कम लिख लेते हैं और डैश करके, भाई कम से भी व्यक्त कर सकते हैं और ज़्यादा से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहीं से डैश कर देते हैं। अब देखो ये तो हो गया अपवर्त्य। अब देखते हैं समापवर्त्य। क्या देखते हैं? समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक कह लो या 2 से अधिक कह लो, 2 या अधिक, 2 या अधिक संख्याओं के वे अपवर्तक हम क्या कह रहे हैं? अपवर्त्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अपवर्त्य देख रहे हैं। तो यहाँ अपवर्तक ना कह के वे अपवर्त्य, वे अपवर्त्य जो समान हो, समापवर्त्य कहलाते हैं। देखो 2 या अधिक संख्याओं के वे अपवर्त्य जो समान हो, समापवर्त्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ 4 और 5 के, 4,5 के समापवर्त्य देखें, समापवर्त्य देखें तो देखो यहाँ 4, 5 समान नहीं है, 8 समान नहीं है, 10 समान नहीं है, 15 समान नहीं है, 20 में है, 20 में है, 20 पहला समापवर्त्य 20, 4 और 5 का। ठीक है, दूसरा आएगा 40। क्या आएगा? दूसरा आएगा 40, तीसरा आएगा 60, चौथा आएगा 80। इस प्रकार समापवर्त्य आएंगे। ठीक है, 4 और 6 के समापवर्त्य देखें। चार और 6 के जब समापवर्त्य देखते हैं तो देखो यहाँ देखो 4 और 6 नहीं है समान, 8 6 नहीं है समान, 12 और 12 समान है। तो पहला अपवर्त्य क्या हो गया? 12। दूसरा देखो
16 समान नहीं है, 20 समान नहीं है, 24 समान है। क्या समान है? 24 दोनों में है। तीसरा अपवर्त है 36 आएगा। चौथा अपवर्त है 48 आएगा। फिर 60 आएगा। फिर इस प्रकार आते चलेंगे समापवर्त। ठीक, इसी प्रकार मान लो 5 और 6 का समापवर्त देखें। 5 और 6 के समापवर्त, तो सबसे पहला 5 और 6 का समापवर्त आएगा 30, फिर आएगा 60, फिर आएगा 90, फिर आएगा 120, फिर ऐसे चलते चलेंगे। देखो हमने सबसे पहले तो देखा था हमने अपवर्तक, फिर देखा था हमने समापवर्तक, फिर देखा था हमने अपवर्त, अब देख लिया हमने समापवर्त। तो समापवर्त क्या होता है? जब दो संख्या देखते हैं उनके जो समान अपवर्तक होते हैं, समान अपवर्तक, अपवर्तक नहीं सॉरी अपवर्त, दो संख्याएं देखते हैं उन दोनों संख्याओं के समान अपवर्त देखते हैं, अर्थात गुणज समान गुणज देखते हैं, तो उन वे समान गुणज समापवर्त कहलाते हैं। जैसे 4 5 के समापवर्त ये हो गए, 6 4 के समापवर्त ये हो गए। अब देखो ये हो गए समापवर्त। अब यहीं देख लेते हैं, समापवर्त देख लिया आपने, समापवर्तक देख लिया। आगे यहीं देखें तो लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? वह छोटे से छोटा समापवर्त्य जो दोनों का हो। जैसे 4 और 5 का समापवर्त्य 20 40 60 ये है, तो छोटे से छोटा समापवर्त्य क्या है? 20। छोटे से छोटा समापवर्त्य क्या है? 20। तो 4, जब समापवर्त्य की बात करें लघुत्तम समापवर्त्य की, तो 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको हम LCM लोअर कॉमन मल्टीप्लाई बोलते हैं, LCM बोलते हैं। कितना आएगा? 20। इसी प्रकार 4 और 6 का देखें, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य LCM क्या आएगा बोलो? छोटे से छोटा क्या है यहाँ पे? 12। ठीक, इसी प्रकार 5 और 6 का देखें, LCM क्या आएगा बोलो? 30। ऐसे ही देखते चलेंगे। ये हो गया हमारा LCM लघुत्तम समापवर्त्य। और यदि महत्तम समापवर्तक देखते तो उसमें बड़े से बड़ा देखते थे। बड़े से बड़ा जैसे ये संख्या है, तो संख्या से वो छोटा होगा या तो या संख्या के बराबर होगा। ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक। क्या हो गया? अब आपने क्या क्या देख लिया? देखो सबसे पहले अपवर्तक देखा, फिर समापवर्तक देखा, फिर अपवर्त्य देखा, फिर समापवर्त्य देखा, फिर लघुत्तम समापवर्त्य देख लिया। क्या देख लिया? लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखो सबसे पहले देखते हैं महत्तम समापवर्त्य। क्या देखते हैं? उसको देखते हैं महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में से सबसे बड़ा अपवर्तक, दो या परिभाषा लिखते हैं, दो या अधिक संख्याओं के, दो या अधिक संख्याओं के सार्व अपवर्तकों या दूसरे शब्दों में लिखें तो समापवर्तकों
में से सबसे बड़ा अपवर्त्य, सबसे बड़ा समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य कहलाता है। महत्तम समापवर्तक दो या अधिक संख्याओं के सार्ववर्तकों या समापवर्तकों में से सबसे बड़ा समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। जैसे देखते हैं, महत्तम समापवर्तक कोई संख्या देखते हैं, 2, 4 और 6 संख्या देखी, संख्या 4 ली, 6 ली, 4 के क्या देखे? अपवर्तक देखे। क्या देखे? सबसे पहले अपवर्तक देखते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। यहाँ 6 के देखेंगे अपवर्तक, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अब इन दो संख्याओं के 4 और 6 का समापवर्तक या 4 और 6 के समापवर्तक, 4 और 6 के समापवर्तक क्या आएंगे बताओ? समापवर्तक क्या आएंगे? एक तो 1 आएगा, दूसरा यहाँ 2 भी तो आएगा 6 में, दूसरा 2 आएगा, ये आएंगे 2। अब इसमें ये कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक अर्थात 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं HCF, इसको बोलते हैं HCF बोल लो, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरे शब्दों में बोले या महत्तम समविभाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको GCD भी बोलते हैं। GCD बोल लो, HCF बोल लो, या महत्तम समापवर्तक बोल लो, या महत्तम समविभाजक बोल लो, एक ही बात है। क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। 4 और 6 का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा कौन सा है? 2 है बड़ा, एक छोटा है, 2 बड़ा है। ठीक है। इसी प्रकार 4 और 6 का देख लिया। अगर हम 6 और 8 का देखें तो देखो 1, 2, 4 और 8, इसमें बड़ा कौन सा कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? तो 4 और 8 का HCF देखें तो वो भी 2 आएगा। ऐसे ही और संख्या लिखते हैं, उनके HCF देखेंगे, फिर संख्याओं को हल करेंगे और देखो निष्कर्ष वगैरह देखते हैं। आगे देखें, इसको आप हल कर सकते हैं, लिखो, नोट कर सकते हैं इसको।
देखो एक क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का मासा 6 है, मासा का मतलब महत्तम समापवर्त्य, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 6 है तो बताइए बताइए 6 का भाग पहली संख्या में देने पर, तो बताइए 6 का भाग पहली संख्या में देने पर शेषफल क्या मिलेगा। पहली संख्या में देने पर शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, देखो दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, यदि तो बताना है हमें 6 का भाग पहली संख्या में देने पर शेषफल क्या मिलेगा। देखो मैंने अभी बताया था कि दो संख्याएं, जैसे 2 और 4, ठीक है, दो संख्याएं ले ली, दोनों का यदि महत्तम समापवर्तक निकालें तो ऐसा गुणनखंड होगी महत्तम समापवर्तक जो बड़े से बड़ा, इन दोनों का बड़े से बड़ा गुणनखंड जो समान होगा दोनों में, इन दोनों में 2 समान है। जब ये गुणनखंड है तो ये इस वाली संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, जब पूर्णतः विभाजित करेगा तो शेषफल क्या आएगा, 0। शेषफल क्या आएगा, 0। तो ये यही पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा। जब दो संख्याओं का महत्तम 6 होता है, महत्तम का मतलब कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आए या पूर्णतः विभाजित करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है वह संख्या 6 है। और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को 6 भाग देते हैं, एक संख्या में 6 का भाग देते हैं, तो शेष क्या बचेगा। जब पूर्णतः विभाजित ही कर रही है तो शेष क्या बचेगा, 0। तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, आगे एक और प्रश्न लिखते हैं, इस वाले प्रश्न को हल कर लिया होगा। ये केवल सोचने का प्रश्न है, केवल सोचने का प्रश्न है, इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में हल करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे वह, क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। देखो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है
वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे उस बड़ी से बड़ी संख्या है जो उससे 125 और 125 और 94 को भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेष एक रहे। क्या रहे? शेष एक रहे। देखो एक संख्या 125, ठीक है, एक संख्या है 94। अब वो कह रहा है कि कोई संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि उस संख्या से हम जैसे भाग दें तो यहाँ भी एक शेष बचे और यहाँ भी एक शेष बचे। ठीक है, तो जब किसी संख्या में भाग देंगे तो यहाँ ऐसी संख्या को पहचानो जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेष जीरो बचे, कुछ नहीं बचे, शेष कुछ नहीं बचे, अर्थात पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जैसे यहाँ शेष एक बच रहा है, अगर पूर्णतः विभाजित करने के लिए हम एक को कम कर दें तो संख्या जिस संख्या से भाग देंगे उससे पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक को जैसे ही हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 24 आएगा, 124 क्या आएगा 124, और यहाँ एक को घटाएंगे तो 93 आएगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक बचे। अब देखो शेष एक बचेगा तो हम शेष एक नहीं बचवा रहे, हम एक शेष नहीं बचवा रहे, उसके लिए हमने एक एक घटा दिया, एक एक घटा दिया। 124 और 1 हमारी संख्या रहेगी 93। अब हमें 124 और 93 को कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि जिसका भाग पूर्णतः वह संख्या पूर्णतः 124 को विभाजित करे और 93 को विभाजित करे। तो जब हम कोई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होगा महत्तम संख्या। बड़ी से बड़ी का दूसरे शब्दों में बोले तो महत्तम संख्या। हमें वह महत्तम संख्या बतानी है कि जिससे हम भाग दें 124 में और इसमें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो महत्तम समापवर्तक का सीधा सीधा अर्थ ही यही होता है कि महत्तम समापवर्तक की अर्थ यह होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई दोनों संख्याओं में चला जाए, या वह समान संख्या जिसका भाग दोनों दी गई संख्याओं में चला जाए। तो इस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम 124 और 93 का एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 124 और 93 के महत्तम समापवर्तक निकालने की हमारी दो विधि हैं, माने तो हम 3 विधि मान सकते हैं। सबसे पहले तो एक विधि तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। कौन कौन सी विधि होती है? एक विधि तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले इस वाले प्रश्न को ही हल करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या? HCF निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। वैसे तो हम इसके गुणज देखें, जैसे 1 का भाग 24 में जाएगा 124 में, 2 का भाग 124 में जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग 124 में जाएगा। इस प्रकार से हम भाग दे के देखते हैं, संख्या निकाल लेंगे। लेकिन और सरलतम बनाने के लिए एक विधि अभाज्य गुणनखंड विधि दी है, दूसरी भाग विधि दी है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं निकाल के। देखो 124 के अभाज्य गुणनखंड करो, 124 के जैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा बताओ? 62।
इस 62 के जैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 31, 31 अभाज्य है और 62 अभाज्य है। 31 अभाज्य और 2 अभाज्य है, 62 अभाज्य नहीं, 62 अभाज्य है। तो जैसे 124 के हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो एक तो 2 हो जाएगा, फिर दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 31 हो जाएगा। इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 124 के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये। अब 93 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 93 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो एक तो हो गया 3 और दूसरा हो गया 31। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जो जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए अर्थात दोनों संख्याओं में कॉमन हो, दोनों संख्याओं वह समान संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए। देखो यहाँ 2 से भाग दोनों संख्या में नहीं जाएगा, यहाँ 3 से ज़्यादा नहीं, यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं, यहाँ 3 से ज़्यादा, लेकिन 31 एक ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है। अर्थात इस वाली संख्या का जो HCF निकल के आएगा इन दोनों का 124 का और 193 का, वो क्या आएगा 31 आएगा। क्या आएगा HCF आएगा 124 और 124 और 93 का HCF क्या आएगा 31। अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 125 और 94 को भाग देने पर शेष 1 बचे। 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका 125 और 94 भाग दें तो 1 शेष बचेगा। प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचेगा। देखेंगे तो देखो 31 मल्टीप्लाई जैसे ही 4 करेंगे तो 124 आता है, 1 शेष बचेगा 125 में से घटाएंगे तो। यहाँ 31 मल्टीप्लाई जैसे ही 3 करेंगे तो 94 आएगा, 1 शेष बचेगा। 93 आएगा, 31 मल्टीप्लाई 3 93 और प्लस 1 4, 1 शेष बच रहा है। इस वाले प्रश्न का आंसर हमारा 31 आ जाएगा। इस वाले प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखो ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी बताते हैं भाग विधि, HCF निकालने की भाग विधि। HCF निकालने की भाग विधि, ठीक है। देखो भाग विधि में क्या करते हैं, जैसे दो संख्या है ये 124 और दूसरी संख्या क्या है 93, इनका हमें क्या निकालना है HCF। देखो जब हम इनका HCF निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे और हम शेषफल ज्ञात करेंगे। क्या शेषफल, शेषफल हम देखते हैं 0 आ रहा है या कोई शेष बच रहा है। यदि हमारा शेषफल यदि कोई संख्या बचती है तो हम उस संख्या से पहले वाले भाजक में दोबारा भाग देंगे और शेष निकाल के देखेंगे दोबारा। हम इस प्रक्रिया को इतनी बार दोहराएंगे जब तक हमारा शेष शून्य नहीं आ जाए। जब हमारा शेष शून्य आ जाता है तो हम उस प्रोसेस को रोक देते हैं और जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। जैसे इस प्रक्रिया को जो मैंने शब्द बोले हैं अभी उसको हम बोर्ड पर देखते हैं क्या क्या बोले। मैंने कहा सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। 124 को 93 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। 93 बन जा 93। जैसे ही हम घटाएंगे यहाँ शेष कितना बचा बताओ, 1 बचा शेष और यहाँ शेष कितना बचा 3। अब देखो शेष कितना बच रहा है 31 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है 31 बच रहा है। शेष 0 तो नहीं बचा, 0 नहीं बचा। यदि हमारा शेष यहाँ 0 आ जाता तो हमारा ये वाला HCF बच जाता, ये जो भाग दे रहे हैं ये HCF हो जाता। लेकिन जब हमारा शेष 31 बचा है तो हम क्या करेंगे, इस वाले शेषफल से पहले वाला जो भाजक था उसमें भाग देंगे 93 में। देखो 31 या 93 होता है, 3 बार भाग जाएगा ये 93। जैसे ही हम घटाएंगे यहाँ शेष 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ भाजक कितना है 31, अर्थात HCF बराबर 31 आंसर।
नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर 49, 59 और 109 को भाग देने पर 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। देखो, इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो जब हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए आ जाए तो हमें ध्यान देना है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो हमारे दिमाग में इतना तो आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब लेकिन क्या करना है, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इत्येक, इत्येक और इत्येक को भाग देने पर शेष क्या बचे, 1, 3, 5। देखो 49 को भाग देंगे तो ये कह रहा है 1 शेष बचे। ये कह रहा है 59 को भाग देंगे तो 3 शेष बचे, और 109 को भाग देंगे तो 5 शेष बचे। देखो कोई संख्या होगी, हमें पता नहीं, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, यहाँ पे कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, उस बड़ी से बड़ी संख्या का हम इसमें भाग देंगे। तो पहले तो 49 में भाग दें तो 1 शेष बचे, 59 में भाग दें तो 3 शेष बचे, 109 में भाग दें तो 5 शेष बचे। तो हम उस संख्या से भाग देंगे। उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये शेष वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णतः भाग जाए, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। पूर्णतः भाग जाने के लिए यहाँ 48 होगा, यहाँ 56 और यहाँ 104। अब ये ऐसी संख्याएं हैं कि उस बड़ी वाली संख्या से, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, उससे यदि भाग देंगे तो शेष हमारा 0 बचेगा। जब हमारा शेष 0 बचेगा तो हमें यह समझ में आता है कि हम यदि इन तीनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दें तो महत्तम समापवर्तक जो हमारा होगा वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी और हमारा शेष ये इस स्थिति में बच जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखो 48 का गुणनखंड करें तो क्या होगा, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 16, 3 48। ये हो गया 48 का। 56 का देखें तो 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, 2 × 7। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। 104 का देखें तो 104 का हो गया 2 × 52, 26 × 13। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 8 104। ये हो गए तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, जैसे ही एचसीएफ निकालेंगे तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ देखें
तो देखो कॉमन देखते हैं, यहाँ कॉमन कितना है 2, यहाँ कॉमन कितना है 2, तीनों में है, यहाँ भी तीनों में 2 है। और कोई संख्या है क्या कॉमन? और कोई संख्या नहीं है। तो 49, 48, 56 और 104 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी, जिसका 49 में भाग देने पर 1 शेष, 59 में भाग देने पर 3 शेष, 1 से 9 में भाग देने पर 5 शेष बचेगा। ठीक है, इस वाले सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे का मैटर अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।